स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीके में। आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड का जो 10th का पेपर होता है गणित का, किस तरीके का पैटर्न होता है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर के पूछे जाते हैं, इसका लेवल क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है कि इसका जो गणित का लेवल होता है किस तरीके का होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का जो डाउट होता है वह गणित में ही होता है। गणित से ही बहुत सारे स्टूडेंट को डर भी लगता है। तो आप इसको देखें, इसका लेवल देखें, और आपके पास अभी बहुत समय है। यदि आप अपने इस शेष बचे हुए समय में ठीक तरह से तैयारी करेंगे तो आई थिंक आपका जो लेवल है बहुत अच्छा हो जाएगा और आप आसानी से अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम के दौरान। यदि आप यही सोचते रहेंगे कि लेवल आई होता है किस तरीके से पास होंगे, तो आपका कुछ नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। लेवल मैं आपको दिखा दूंगा और मैं इसी टाइप के लगभग 5 से 6 प्रैक्टिस सेट आपको करा दूंगा। यदि आपने वो भी कर लिए तो आपके 60 नंबर के अप्रोक्स में आ जाएंगे। केवल आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में बात करेंगे जो छोटी छोटी गलती करते हैं जिसके कारण आपके नंबर कट जाते हैं एग्ज़ाम के दौरान। तो उन गलतियों को किस तरीके से आपको इग्नोर करना है और किस तरीके से अपना स्कोर इम्प्रूव करना है। तो यह जो पेपर है 2024 का पेपर है और बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले आपने देखे होंगे 2025 का थंबनेल लगाकर पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी 2025 का पेपर आया नहीं है। 2025 का पेपर उसी दिन आएगा जिस दिन जिस सब्जेक्ट का आपका पेपर होगा। तो कोई भी हो वो फेक है, केवल व्यू के चक्कर में। तो 2024 का यह पेपर है गणित का। तो सबसे पहले इसका जो पूर्णांक होता है वह 70 नंबर का होता है और 30 नंबर के आपके प्रैक्टिकल होते हैं। तो इस तरीके से शेड्यूल होता है। टोटल 100 नंबर का आपका पेपर होता है। और यदि आप अपना अभी से ठीक तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो 60 नंबर आसानी से आपके आ जाएंगे। और जो और बढ़िया तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो 65 66 66 तक नंबर आते हैं बच्चों के। तो सबसे पहले इसके लिए जो समय मिलता है वह 3 घंटे 15 मिनट आपको समय मिलता है, जिसमें आपको पहले के जो 15 मिनट होते हैं वो आपको इन इंस्ट्रक्शन के पढ़ने के लिए होते हैं। आप इन इंस्ट्रक्शन को ठीक तरह से पढ़ें, समझें और आगे बढ़ें। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो निर्देश है, फर्स्ट निर्देश है, उसमें दिया गया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और इस प्रश्न पत्र के अ और ब के 2 खंड हैं। अर्थात आपका जो गणित का पेपर है वह 2 खंडों में विभाजित होता है। एक खंड आपका जिसमें 1 से 20 तक बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जो कि OMR बेस्ड होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है कि OMR में 1 से 20 के क्वेश्चन भी कर देते हैं और साथ में आपकी जो उत्तर पुस्तिका मिलती है उसमें भी वह लिख आते हैं जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप सोचते हैं कि आपके नंबर डबल मिल जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। केवल केवल और केवल आपकी OMR जो सीट है वह चेक की जाएगी, उसी के बेस पर आपके नंबर दिए जाएंगे। तो OMR में आप केवल नीले या फिर काले पेन का यूज़ करें और वो जो पेन है वह बॉल पेन होनी चाहिए। जेल पेन का बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि आप जब जेल पेन का यूज़ करेंगे तो उसकी जो स्याही है वो फैल जाती है। तो याद रखें, आप किसी एक पेन का यूज़ कर सकते हैं, नीले या फिर काले का, और वो भी बॉल पेन होनी चाहिए। और इस OMR सीट पर किसी भी प्रकार की कोई काट नहीं करनी है आपको। और वहीं जो 4th नंबर को आप रीड करेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि आप इस पर इरेजर वाइटनर का बिल्कुल भी यूज़ ना करें। यदि आप ऐसा करते भी हैं तो आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल गलत कर दिया जाएगा। जैसे कोई क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन के जो ऑब्जेक्टिव दिए गए उनमें से यदि आपने ए को फिल कर रखा है, गोले को सर्किल कर रखा है और आपको लगता है कि इसका आंसर कुछ और है और इस पर मैं वाइटनर का यूज़ करके या फिर इरेजर से इसको काट सकता हूं, तो आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करें, क्योंकि आपका वो क्वेश्चन जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। हो सकता है आपकी जो OMR सीट है वह भी बेकार हो जाए। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। और जो खंड ब है उसमें 50 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं और खंड ब में 5 प्रश्न हैं। आप यहाँ से इसको रीड करें और वहीं जो नेक्स्ट निर्देश को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। तो आप उसको पढ़ लें आगे बढ़ने से पहले कि उसके कितने प्रश्न करने हैं। आपको सब कुछ उसमें लिखा गया है। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं लगेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आपके सामने उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। आप उसको पहले रीड करें और रीड करने के पश्चात आगे बढ़ें। उसके सामने
देखेंगे तो प्रश्न के अंक के सम्मुख अंक अंक भी अंकित कर दिए गए हैं, अर्थात कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है वो उसके सामने यह अंक लिख दिए गए हैं। ये जो नेक्स्ट निर्देश है आप यहाँ से इसको रीड करें। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। तो यह बहुत ही बेस्ट तरीका है, आप प्रारंभ से स्टार्ट करें, आपका जो भी पेपर वहाँ से स्टार्ट होता है और अंत तक बिल्कुल एक पैटर्न से करते जाएं। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय बिल्कुल भी नष्ट ना करें, उसे बाद में भी कर सकते हैं। पहले क्या होता है कि जो स्टूडेंट उनसे क्वेश्चन यदि एक दो प्रारंभ का बनता नहीं है, उनसे हो नहीं पाता है, तो वहाँ से वो थोड़ा डिमोटिव हो जाते हैं और आने जो वाली प्रश्न होते हैं आगे उनसे हो सकते हैं वो भी गलत कर देते हैं। तो आप बिल्कुल भी उस पर अपना समय नष्ट ना करें, उसको स्किप करें और आगे बढ़ जाएं और उसको बाद में देख सकते हैं जब आपके पास समय बचे। वहीं जो नेक्स्ट निर्देश है आप यहाँ से नेक्स्ट निर्देश को पढ़ें, निर्देश नंबर 10। यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट का निशान लगा दीजिए, उस पृष्ठ पर हल कोई हल ना करें। तो यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया गया है कि जो आप रफ वर्क करते हो, क्योंकि ज़रूरत तो आपको पढ़ने वाली है रफ वर्क की, जब आप कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन जब आप रफ वर्क करोगे तो अपनी जो उत्तर पुस्तिका है उसके लेफ्ट साइड पर कर सकते हैं आराम से, और बाद में करने के पश्चात उस पर एक क्रॉस लगा दें इस तरीके से। आपको उस पर ज़्यादा काट नहीं करनी है, बहुत सारे स्टूडेंट में यह आदत होती है कि वह इस तरीके से काफ़ी कट कट कर देते हैं, तो ऐसा आपको वहाँ पर कुछ खेलना नहीं है, होली आपको वहाँ पर नहीं खेलनी है, केवल आपको वहाँ पर क्रॉस लगाना है इस तरीके से। और हो सके तो आप उस पर रफ वर्क कार्य भी लिख सकते हैं, केवल इतना कार्य आपको करना है। और उस पेज पर जब आप रफ वर्क करेंगे तो उस पर आपको किसी भी प्रकार का कोई हल नहीं लिखना है, अन्यथा आपका वह प्रश्न का उत्तर गलत माना जाएगा, उसको चेक नहीं किया जाएगा। निर्देश नंबर 11 को पढ़ते हैं। तो रचना के प्रश्नों के हल में रचना रेखाएं न मिटाएं। जब आप रचना करेंगे और जो भी आप रेखाएं लाइन खींचते हैं उनको बिल्कुल भी ना मिटाएं। यदि पूछा गया प्रश्न रचना के पद में संक्षेप अवश्य लिखें। यदि रचना के बारे में जो भी लिखने के लिए है उसमें कुछ भी, तो उसके बारे में अवश्य लिख कर आएँ। यदि आप नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर काट दिए जाएंगे। वहीं निर्देश नंबर 12 को आप यहाँ से रीड करें। निर्देश नंबर 12 में लिखा हुआ है, जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उनमें स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र अवश्य खींचिए। बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण और अशुद्ध माने जाएंगे। तो इसमें निर्देश में साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि यदि आपको आपके पेपर में चित्र खींचने के लिए बोला है तो आप वहाँ पर अवश्य चित्र खींचें और एकदम स्वच्छ और शुद्ध खींचें। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके जो नंबर हैं वह अपूर्ण माने जाएंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं वह उसका जो उत्तर है अपूर्ण माना जाएगा और नंबर भी आपको अपूर्ण ही दिए जाएंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है इन निर्देशों में, और इन निर्देशों को यदि आप ठीक तरह से सुन भी लेते हैं, पढ़ने की कोशिश करें। यदि आप इसको स्किप, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखा है बिल्कुल भी इग्नोर कर देते हैं इन निर्देशों को, पढ़ने चाहिए। यदि नहीं पढ़ते हैं तो मैंने आपको यहाँ पर पढ़कर बता दिए हैं, यही सेम निर्देश आएंगे आपके बोर्ड के एग्जाम में, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अब बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। आपके जो निर्देश हैं, जो भी स्टूडेंट इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं इंस्ट्रक्शनों को वो पढ़ सकते हैं, सेम इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो आपका सेक्शन ए है खंड अ, और इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 से लेकर 20 तक, जो आपको OMR पर करने हैं। OMR किस तरीके से भरी जाती है उस पर यदि आपकी एक मिस्टेक हो गई तो क्या होगा क्या नहीं होगा अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। आप कमेंट में आकर पूछ सकते हैं कि OMR किस तरीके से ठीक तरह से भरें। वहीं अब प्रश्न स्टार्ट करते हैं हम, और इस वीडियो में केवल आपको प्रश्न दिखाई जाएंगे और प्रश्न का जो सॉल्यूशन है उसका जो हल है आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में का पर्पस आपको केवल और केवल एग्ज़ाम के लेवल से परिचित कराना है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई हल नहीं दिया जाएगा। तो आप यहाँ से रीड करें, जो 65 117 के HCF को 65P - 117P
117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो पी का मान निकालना है आपको यहाँ से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बता दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको हल करके सब कुछ। यहाँ से जो सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन में 1045 अपॉन 1 + 10² 45 की वैल्यू पूछी है। एक फॉर्मूला इसके लिए डायरेक्ट होता है। और ये क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, प्रश्न जो हैं पहले हिंदी लैंग्वेज में है फिर इंग्लिश लैंग्वेज में है, ये भी याद रखें। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से कंफ्यूज हो जाए कि दो 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 बार क्यों दिया गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार आपका हिंदी लैंग्वेज में है, एक बार आपका इंग्लिश लैंग्वेज में है। वही थर्ड क्वेश्चन है 15, 18, 24 का एलसीएम पूछा गया है। चौथे क्वेश्चन में 148 अपॉन 185 का सरलतम रूप पूछा गया है। यहाँ से केवल आपको इसको सरल करना है, एक संख्या से इसको केवल डिवाइड करना है। वही पांचवें क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे तो पी के किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 = 0 और 6x - py = 16 संपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। आप इन प्रश्नों को नोट कर लें, पहले अपने आप से करने की कोशिश करें। यदि आपसे नहीं होते हैं तो इसका जो हल है मैं डाल ही दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सबसे पहले आप खुद से ही प्रयास करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ से रीड कर लें। 3x + 2py = 2 और 2x + 5y + 1 = 1 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो पी का मान ज्ञात करना है आपको यहाँ से। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर 15 कोट थीटा = 8 दिया गया है। साइन थीटा का मान यहाँ से पूछा गया है। सिंपल, इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। वही प्रश्न नंबर 8 में देखें तो यदि ABC तथा XYZ दो समरूप त्रिभुज हैं तब एंगल A = 75 और एंगल Y = 57 है तो एंगल C का मान आपसे पूछा गया है यहाँ पर। वहीं जो प्रश्न नंबर 9 है, मूल बिंदु से दूरी पूछी गई है, आपके 2 पॉइंट आपको यहाँ पर दिए गए हैं। बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला लगेगा और आसानी से हो जाएगा। वहीं प्रश्न नंबर 10 की बात करें तो यहाँ पर आपका मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे गए हैं और यहाँ पर आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं। इसके लिए भी देखिए फॉर्मूले आप याद कर रहे हैं, जितने आपको अच्छी तरीके से फॉर्मूले याद होंगे आप आसानी से अपना पेपर कर लेंगे। वहीं प्रश्न 11 देखें तो किसी समबाहु त्रिभुज ABC में AD और BC एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, AD² का मान ज्ञात करना है आपको। नंबर 12 में एक त्रिभुज है, उसके निर्देशांक दिए गए हैं और D इसका मध्य बिंदु और AD की माप आपको ज्ञात करनी है। वहीं प्रश्न नंबर 13 देखें, सेक थीटा = 2 दिया गया है, थीटा का मान आपको यहाँ से निकालना है। वहीं प्रश्न नंबर अगले पर चलते हैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा - कॉट स्क्वायर थीटा, फिर आपका एक कोष्टक में 1 - कॉस स्क्वायर थीटा का मान आपसे यहाँ से निकालने के लिए पूछा गया है। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो एक लंबवृत्तीय विलयन के आधार का क्षेत्रफल दिया गया है और आपको यहाँ से आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। आप बिल्कुल भी इस बात की टेंशन ना लें कि ये किस तरीके से प्रश्न होंगे। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इनके जो हल हैं डाल दूंगा विद एक्सप्लेन। वहीं प्रश्न नंबर अगले पर चलते हैं तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है एक वृत्त की और उसके अंदर एक वर्ग है, उसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वहीं प्रश्न नंबर 17 में आपके लिए एक तालिका दी गई है जहाँ से आपको एक माध्य ज्ञात करना है। वहीं अगले प्रश्न में चलें तो आपका प्रायिकता का एक प्रश्न पूछा गया है और यहाँ से आप आसानी से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। वहीं प्रश्न नंबर 20 में ये आपका एक रिलेशन होता है बहुलक माध्य और माध्यिका में, उस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और आसानी से यह इसका बहुलक निकाल लेंगे। वहीं प्रश्न नंबर 20 की बात करें तो यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती, तो आपको प्रायिकता की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आसानी से निकाल पाओगे। वहीं अब सेक्शन बी पर चलते हैं। सेक्शन बी मतलब खंड ब, ये आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं और ये यहाँ तक जो 20 प्रश्न थे जो आपको अपनी OMR पर करने थे। और ये जो प्रश्न है 1 से 20 तक, इनको बिल्कुल भी अपनी उत्तर पुस्तिका पर न करें, ये केवल आपको अपनी OMR पर करने हैं। तो जैसा कि इस निर्देश में दिया गया था सब कुछ लिखा गया है कि कितने प्रश्न करने हैं कितने प्रश्न नहीं करने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट की हैबिट होती है कि वो
उसी निर्देश के अनुसार प्रश्न आता है। ऐसे आप 100% लिख लें बिल्कुल कि आपका जो सिद्ध कीजिए कि यह संख्या एक अपरिमेय है, सिद्ध कीजिए कि यह संख्या एक परिमेय है, इस तरीके का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछने तय है। बिल्कुल आप इसको नोट कर लें। वहीं जो प्रश्न डी है, एक घन का आयतन दिया गया, आपका संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना है उस घन का। वहीं प्रश्न जो फर्स्ट है उसका जो ई है, उसमें देखें दो बिंदु दिए गए हैं, एक रेखाखंड को अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। वही माध्यिका का प्रश्न पूछा जाना ही है, माध्य और माध्यिका का और बहुलक का। इन जो भी आपके टॉपिक हैं एक बार ठीक तरह से इनको प्रैक्टिस करें। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपके अच्छे नंबर आएंगे। यहीं जो सेकंड पर चलते हैं तो आपको किन्हीं 5 खंडों को हल करना है। इसमें 6 दिए गए और 6 में से आपको किन्हीं 5 को करना है और प्रत्येक 4 नंबर का है। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, नंबर भी डिवाइड किए गए हैं। तो आपका जो सेकंड का ए है, बिंदु दिए गए हैं और रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित करता है। प्रश्न नंबर दूसरे का जो ए है और पहले का प्रश्न नंबर की बात करें तो आपका ई, ये सेम फॉर्मूले का यूज़ करके हो जाएंगे आसानी से। तो फॉर्मूले याद कर ले, मैं आपको फिर से बोलता हूँ, जितने आपके फॉर्मूले याद होंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा एग्ज़ाम में। वहीं अब नेक्स्ट चलते हैं। जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है बी, वो आपके वृत्त से संबंधित पूछा गया है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। वहीं जो सी है, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। सिद्ध करने वाला प्रश्न है और ऐसे प्रश्नों के लिए उसमें निर्देश दिया गया था, आप चित्र बनाएं और ठीक तरह से एक स्पष्ट चित्र बनाएं और जो भी कुछ लिखना है उसे ठीक ठीक तरह से लिखें। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके नंबर यहाँ से रिड्यूस हो सकते हैं। वहीं जो डी है, 2 अंकों की एक संख्या दी गई है और उनके अंक किस तरीके से बदल दिए जाती हैं, तो उस संख्या क्या होगी ये आपको ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। वही जो नेक्स्ट है उसकी माध्यिका आपको ज्ञात करनी है। तीसरे की बात करें तो तीसरे में आपका 2 दिए गए हैं, 2 में से किसी एक को आपको करना है। तो यहाँ से आप देखें अथवा में दिया गया है और प्रत्येक 6 नंबर का है। या तो आप इसको कर सकते हैं या फिर सेकंड वाले को कर सकते हैं। तो पहले प्रश्न को देखें तो उसका लेवल देखें तो एक ठोस बेलन के आकार का है और इसके दोनों सिरे अर्धगोलीय हैं। मेंसुरेशन से प्रश्न है ये। इस ठोस की कुल ऊंचाई दी गई है और त्रिज्या भी दी गई है बेलन की, जबकि यहाँ से ठोस आयतन और संपूर्ण क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। जो पृष्ठ है उसका संपूर्ण क्षेत्रफल आपको यहाँ से ज्ञात करना है। यानी एक ही सवाल में 2 आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। और वहीं जो सेकंड है, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी गई है 13 सेंटीमीटर और वहीं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है और आधार का व्यास आपको ज्ञात करना है। तो किसी एक को कर सकते हैं। तो मेंसुरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेंसुरेशन के ऐसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, वो भी 6 नंबर में। वहीं नेक्स्ट पर चलते हैं। जो आपका फोर्थ है उसे देखें तो ये एक हाइट एंड डिस्टेंस से प्रश्न पूछा गया है। तो हाइट एंड डिस्टेंस को भी ठीक तरह से पढ़ लें, उसकी प्रैक्टिस करें अधिक से अधिक, किस तरीके से चित्र बनते हैं और क्या कुछ होता है। और आपके जो प्रश्न है इसी लेवल के पूछे जाते हैं, वो भी 6 नंबर में आता है। यहाँ से आप देख सकते हैं, इसमें से किसी एक को कर लें। और वहीं जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका जो लास्ट है 5वां, ये भी काफ़ी सिंपल प्रश्न है। 2 संख्याओं का योग 8 है, उनके व्युत्क्रमों का योग दे रखा है, संख्या ज्ञात करनी है। या तो आप इसको कर सकते हैं या फिर आप 2 क्रमागत धनांक पूर्णांक का यदि दिया गया है और वो संख्या आपको ज्ञात करनी है। दोनों ही ज़्यादा ऊंचे लेवल के हैं नहीं प्रश्न देखा जाए तो आपने देखा होगा आपका जो लेवल है ज़्यादा हार्ड नहीं है। यदि आप थोड़ी भी प्रैक्टिस करते हो तो आपका जो एग्ज़ाम है 70 नंबर का भी हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन बता दूंगा इन जितने भी प्रश्न हैं और ऐसे ही 4 से 5 आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा, जिससे आपका जो स्कोर है इम्प्रूव हो जाएगा। थैंक्स।